नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय का 8वां चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय पढ़ेंगे। ये चैप्टर इकोनॉमिक्स से है, अर्थशास्त्र से है, जो कि भूगोल का ही एक पार्ट हुआ करता था पहले। अभी दोनों पुस्तकें एक साथ हुई हैं तो एक ही में चैप्टर दिया हुआ है। लेकिन ये थोड़ा सा जो भौगोलिक संकल्पनाएं थी उससे थोड़ा सा भिन्न है। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की जो मूल संकल्पना है, जो कि आपने 9वीं में पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार यहाँ हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी संकल्पनाएं हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझे बगैर आप इस पाठ को आगे समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमी। बच्चों, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आर्थिक व्यवस्था। अर्थ यानी धन, संपत्ति, संपत्ति की व्यवस्था। जैसे एक उदाहरण के लिए आप अपने परिवार को लें, तो आपके परिवार में कुल मिलाकर 8 मेंबर हैं मान लीजिए। तो 8 मेंबर, कोई खेती का काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई पढ़ाई करता है। तो इसमें अलग अलग जो लोग काम करते हैं, उस काम से उनको जो आमदनी होती है, आय होती है, उसकी व्यवस्था करना, या वो पूरा सिस्टम जो है, उसको हम आपके परिवार की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। उसमें केवल आमदनी से ही संबंध नहीं है। जैसे आपने देखा, कुछ लोग तो आमदनी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वो खर्च भी कर रहे हैं। परिवार में खाने पीने पर जो खर्च हो रहा है, शादी विवाह में जो खर्च हो रहा है, वो सारे खर्च और आमदनी, इन दोनों का जो अरेंजमेंट है, उन दोनों का जो सिस्टम है, वो उसको हम अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। दूसरा शब्द है इसमें व्यवसाय। व्यवसाय यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑक्यूपेशन। व्यवसाय बड़ा साधारण सा शब्द है, इसको ये मत समझना कि केवल व्यापार ही आता है इसमें। व्यवसाय का मतलब वो सारी क्रियाएं, वो सारे कार्य जिनसे हमें आमदनी होती है, जिनसे हमें आय होती है, जो हम करते हैं, वो सारे व्यवसाय हैं। जैसे कुछ लोग खेती का व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, तो नौकरी का व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई बस चलाता है तो वो भी व्यवसाय हुआ, कोई टीचिंग का काम कर रहा है तो वो भी उसका व्यवसाय हुआ। ये तमाम काम जिससे हमें आमदनी होती है, वो व्यवसाय है। ये दो बातें हुई। अब आइए थोड़ा सा, ये जो पहले लेसन में शुरू में एक ग्राफ दिया हुआ है, स्तंभ आरेख, इस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। इसमें दो शब्द आपको समझना होगा। पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल माने संपूर्ण। एक राष्ट्र के अंदर, एक देश के अंदर तमाम साधनों से जो आय होती है, जो कुछ पैदा होता है, जो कुछ तैयार किया जाता है माल, चाहे कृषि का हो, चाहे कारखाना हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, उससे जो कुछ प्रोडक्ट तैयार होता है, उसका रुपए में मूल्यांकन करना, उसका रुपए में कितना मूल्य हुआ, उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मान लीजिए आपके परिवार में, जैसे मैंने कहा कि 8 लोग हैं, तो 8 में से जो अलग अलग काम कर रहे हैं, किसी की महीने भर की आमदनी 1000 रुपये है, किसी की महीने भर की आमदनी 10,000 है, किसी की 50,000 है, कोई खेती करता है तो उसमें केवल 2,000 ही आमदनी होती है। तो ये जो 8,000, 10,000, 2,000, 50,000 जो कुल आमदनी हुई है, भले वो सीधे सीधे रुपए में न हुई हो, लेकिन उसका मूल्यांकन रुपए में करते हैं, उसको कहते हैं आपके परिवार की कुल आय या कुल उत्पाद। उसी तरह से पूरे देश की जो संपूर्ण साधनों से जो उत्पादन होता है, उसका वैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन राष्ट्रीय उत्पाद है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पाद के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, यानी एक व्यक्ति की आमदनी कितनी हुई, औसत आमदनी, एक व्यक्ति की औसत आमदनी को पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। यहाँ जो आंकड़ा दिया गया है वो 1960 से 2016 के बीच के आंकड़े हैं, और इसमें जो जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मूल्यांकन है, वो 10 लाख US डॉलर में किया गया है।
आप आंकड़ों को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ मैं मोटे तौर पर आंकड़े को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखो 3 देशों के आंकड़े दिए गए हैं, ब्राज़ील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ बाईं तरफ जो अंक लिखे हुए हैं 0, 100, 200, 300, ये 10 लाख यूएस डॉलर में मूल्यांकन है। और यहाँ जो बेस पर 3 अलग अलग रंगों में स्तंभ बनाए गए हैं, उसमें जो नीले रंग का है वो भारत का है, ब्राज़ील का है, जो मरून रंग का है वो भारत का, और जो ग्रीन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो 1960 में आप देखिए ब्राज़ील की राष्ट्रीय आय बहुत कम है, भारत की भी बहुत कम है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की उसकी तुलना में ज़्यादा है। उसी तरह 1980 में देखिए ब्राज़ील की थोड़ा ज़्यादा है, भारत की कम है, थोड़ा सा कम है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत ज़्यादा है। फिर वर्ष 2000 में देखिए ब्राज़ील की कुछ ज़्यादा है, भारत की कुछ कम है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की देखिए कितना ज़्यादा राष्ट्रीय आय है। फिर 2016 में भी आप देख सकते हो ब्राज़ील की आय भारत की तुलना में कम हो गई है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वाधिक है। ये कुल राष्ट्रीय जो उत्पाद है उसका वर्णन है। यहाँ कुछ तालिका दी गई है, इसमें जो अलग अलग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, उसके बारे में चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में किया भी था। देखो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, व्यवसाय का प्राथमिक क्षेत्र, उसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब कार्य आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग मुख्य रूप से है, उद्योग और निर्माण कार्य। और तृतीयक व्यवसाय में ये आपका सेवा क्षेत्र आता है, सर्विस सेक्टर आता है। इसमें जो विभिन्न तरह के व्यापार हैं, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, नौकरी है, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आता है। भारत और ब्राज़ील, इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का एक सुंदर वर्णन यहाँ दिया गया है वृत्त आलेख से। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें एक ब्राज़ील का वृत्तालेख है और दूसरा भारत का है। ये ब्राज़ील का और ये भारत का। इसमें देख रहे हैं जो अंक लिखे गए हैं उसका अर्थ क्या है। नीचे देखो ये लिखा गया है सकल घरेलू उत्पाद में व्यवसाय निहाय योगदान 2016, यानी वर्ष 2016 में जो ब्राज़ील और भारत की राष्ट्रीय आय हुई थी, सकल घरेलू उत्पाद हुआ था, उसमें से किस व्यवसाय का कितना योगदान था, यानी प्राथमिक व्यवसाय का कितना योगदान, और द्वितीयक व्यवसाय का कितना योगदान, और तृतीयक व्यवसाय का कितना योगदान। तो पहले हम ब्राज़ील को देख लेते हैं। ब्राज़ील में सकल घरेलू उत्पाद में ये जो ब्लू कलर है ये प्राथमिक क्षेत्र है, यहाँ देखो लिखा है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 5.5% था। यानी अगर ब्राज़ील की कुल आमदनी मान लीजिए 100 रुपये हुई है 2016 में, तो 5.5 रुपये खेती से, पशुपालन से, यानी प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा था। द्वितीय क्षेत्र यानी कारखानों से 27.5% रहा था, और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से 67%, सबसे बड़ा। उसी समय भारत का देखिए प्राथमिक क्षेत्र से 17% आमदनी हो रही थी, जबकि ब्राज़ील में केवल 5.5%। द्वितीय क्षेत्र से भारत में 26% आमदनी हो रही है और तृतीय क्षेत्र से 57%। यानी अगर भारत और ब्राज़ील की तुलना करें तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र से जो आमदनी हो रही है वो 17%, यानी 33 से करीब 17% आमदनी हो रही है, और ब्राज़ील में केवल 5.5%। एक दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरा ये आलेख, इसमें है भारत और ब्राज़ील की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या, यानी प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में कितनी प्रतिशत जनसंख्या काम कर रही है। ब्राज़ील में प्राथमिक क्षेत्र में 10% लोग काम कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में 19% और तृतीय क्षेत्र में 71%। जबकि भारत में देखिए प्राथमिक क्षेत्र में ही 48% काम, 48.8% लोग काम कर रहे हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या
प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन व्यवसाय में लगी हुई है। आधी जनसंख्या और बची हुई शेष जनसंख्या में से 24.3% द्वितीयक व्यवसाय में और मात्र 26.9 यानी लगभग 27% लोग तृतीयक व्यवसाय में लगे हुए। आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आप दोनों आंकड़ों को कंपेयर भी करके समझ सकते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर आप इसी आलेख से खोजने की कोशिश कीजिए। अब आइए भारत और ब्राज़ील इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को थोड़ा सा अलग अलग समझ लेते हैं। जहाँ तक ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मिश्र स्वरूप की है जैसे कि भारत की है। ब्राज़ील भी विकासशील देश है जैसा कि भारत है। ब्राज़ील की तुलना अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका से करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राज़ील की सकल राष्ट्रीय उत्पाद बहुत कम है, और भारत से तुलना करें तो लगभग कभी भारत आगे हो जाता है तो कभी ब्राज़ील। फिलहाल भारत की कुल आमदनी सकल राष्ट्रीय उत्पाद ब्राज़ील की तुलना में अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम ब्राज़ील की भारत से ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि ब्राज़ील की कुल आमदनी भले कम हो, लेकिन वहाँ जनसंख्या भी तो कम है, इसलिए प्रति व्यक्ति औसत उसका अधिक होता है। इसलिए पर कैपिटा इनकम ब्राज़ील में ज़्यादा है और भारत में कम है, जिसको हम यहाँ भी एक आंकड़े के रूप में देख सकते हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वो विकसित देश है, वहाँ जनसंख्या भी कम है, लोग पढ़े लिखे हैं। इस देश में तमाम शोध कार्य रिसर्च हुए हैं जिसका पेटेंट इनके पास है। पेटेंट का मतलब होता है कि जो भी रिसर्च हुआ है, जो भी शोध हुए हैं, उसका कॉपीराइट एक तरह से, यानी उसको कोई दूसरा कॉपी न कर सके, इसके लिए उसको पेटेंट कराते हैं। तो सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पेटेंट है रिसर्च का, उससे उनकी आमदनी होती है। इसके अलावा टेक्निकली बहुत एडवांस कंट्री है, तमाम कार्य वहाँ पर यंत्रों से, मशीनों से होते हैं। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों भारत और ब्राज़ील से बहुत आगे है। भारत का जहाँ तक प्रश्न है, ये विकासशील देश है, विकास के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ भी औद्योगिक प्रगति हुई है, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कारखानों में और खेती में और तमाम क्षेत्रों में किया जा रहा है। यहाँ साक्षरता का प्रमाण बढ़ा है, शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, उद्योग धंधों में वृद्धि हुई है, यातायात संचार के साधनों का विकास हुआ है, और अभी और विकास होना बाकी है, लगातार विकास होता जा रहा है। इसलिए भारत एक प्रगतिशील या विकासशील देश आप कह सकते हो। आज के लिए इतना ही।